हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सभी लोग? और भाई, आप सभी के लिए रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके। और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके साथ, सेंटर ऑफ मास, जिसको आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके। तो सेंटर ऑफ मास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप रोटेशन की तैयारी कर रहे हैं, रोटेशन चैप्टर की तैयारी करनी है आपके लिए, देखो एक एक्चुअल में क्या है ना, 11th में रोटेशन चैप्टर काफी बड़ा है। ओके। उसको हम हल्के हल्के पार्टों में पढ़ते हैं, तो उसी में सेंटर ऑफ मास काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो उससे पहले हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। ओके। तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। काफी ये जो आपका टॉपिक है सिंपल है, ये सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे, सिंपल सिंपल सिस्टम जो है उनका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा भाई, सिस्टम सेंटर ऑफ मास पढ़ते क्यों है, इसका महत्व क्या है। सेंटर ऑफ मास देखो, जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल वन, डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे। ओके। मान लीजिए एक बॉल है, ये एक बॉल है, बॉल है। ओके। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे देखो, इसके पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसके सरफेस पर भी पार्टिकल है, इसके सरफेस पर भी पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब आप इसको धक्का देते हो, मोशन कराते हो, इधर इधर की तरफ इसको मोशन कराते हो, वेलोसिटी इधर देते हो। देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी, और हर एक पॉइंट की, मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी और हर एक पॉइंट का मोशन हर तरीके से अलग होगा। यानी कि इसका हर एक पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को एनालाइज करें, हर एक पॉइंट को एनालाइज करें, तो उसका पाथ अलग होगा, उसकी वेलोसिटी अलग होगी, उसका एक्सेलरेशन होगा, उसकी सारी चीजें, उसका मोशन कह सकते हो, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या होगा, मोशन अलग अलग होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई यार, हमें तो स्टडी करनी है इसकी अच्छे से, तो हम क्या इसका सिंपल वे हो सकता है और क्या इफेक्टिव वे हो सकता है जिसको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। अब सारे हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का तो आप स्टडी करने बैठोगे नहीं, तो आप क्या करते हो, इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास निकाल देते हो, एक सेंटर ऑफ मास निकाल देते हो। जैसे ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होगा। इसको देखेंगे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे क्यों बीच में होता है, क्यों नहीं। तो ये बीच में है, मान लीजिए। सही है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, मान लो इस पॉइंट को मैं देखता हूं, यदि ये आगे बढ़ रहा है तो ये इस तरीके से देखो, ये घूमेगा। मान लो ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से ये काफी नीचे आएगा, इस तरीके से ये मोशन करेगा, कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। कुछ इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देख लो, मान लो ये इधर जाएगा, कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। मतलब आप हर एक पॉइंट को देखोगे, हर एक पॉइंट का एक अपना अलग मोशन होगा। तो हमने ये सोचा कि भाई इस तरीके से तो हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, हम ऐसा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये है, अब आप इस बॉल को घुमा के इसको आपने मोशन करा दिया और ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे है, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे है, बॉडी के बीचों बीच है। तो आप इसने देखा कि भाई हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है। सही है। अब आप ये बताइए कि ये हम जो इंडिविजुअल पार्टिकल का हम मोशन ट्रैक कर रहे थे, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और किसी भी अलग हर एक पार्टिकल को देखोगे उसका मोशन कॉम्प्लेक्स ही आएगा। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका मोशन बड़ा ही सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन आ गया, जिसको स्टडी करना काफी ज्यादा सिंपल है। तो एक ये दिमाग में ये आया कि भाई ऐसा करते हैं, हम सारे पॉइंटों का एनालाइज नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं सेंटर ऑफ मास का एनालाइज कर लेते हैं, तो उस चीज से चीजें आसान हो जाएंगी। और ये ऐसा जब किया तो काफी चीजें आसान हो गई और वो वर्क भी करने लगी, वो वर्क भी करने लगी। तो हमने छोड़ा कि चलो छोड़िए, सारे पॉइंट का हम एनालिसिस नहीं करते, हम एक सेंटर ऑफ मास का एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस को सिंपल बना देता है और बहुत ही इजी कर देता है चीजों को। सही है। अब जैसे ये मोशन हो गया, अब आप एक सोचिए कि मैंने इसी बॉल को हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया,
जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो पूरी बॉल को हमने पॉइंट मास माना था। पॉइंट मास माना था, क्यों माना था? हम वहां सेंटर ऑफ मास की बात क्यों नहीं कर रहे थे? वहां हमने मान ही रखा था कि ये पॉइंट मास है। या तो फिर पॉइंट मास मानो, या तो फिर आप ये मानो कि हम जो मोशन, हम जो ट्रैक कर रहे हैं, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास की ही कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की कर रहे हैं हम, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की, यानी कि उसके सरफेस में कोई पार्टिकल है, ना ही हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ना हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ना हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। हम सिंपल बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। जितनी भी हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होंगी, जितनी भी कैलकुलेशन बेस्ड होंगी, हमारी सेंटर ऑफ मास होगी। मान लो इसको प्रोजेक्टाइल करा दिया, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, इस बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये मानिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, बॉल के सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का। सही है। यदि हम ये देखें इस वाले पॉइंट का, तो इस पॉइंट का तो कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा होगा, इस तरीके से। नीचे वाले पॉइंट का देखें तो कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा होगा। इसका मोशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, इसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, एक सेंटर ऑफ मास मान लिया, और सेंटर ऑफ मास का हमने देखा तो प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल ये आ रहा है, ये आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है भाई, सेंटर ऑफ मास से तो काफी चीजें आसान हो गई। सही है। चलो, सेंटर ऑफ मास से चीजें आसान तो हो गई। और जैसे भी हम जो भी देखो फॉर्मूले लगाते हैं, सब सेंटर ऑफ मास को ही यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एम ए। एम ए, ये जो एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का ही है, सेंटर ऑफ मास का है, ध्यान रखना हमेशा, सेंटर ऑफ मास का है। तो हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। जो भी हम फॉर्मूले लगाएंगे, जितने भी लगाएंगे, चाहे आपका मोमेंटम हो गया एम वी, एम बी हो गया, तो ये वेलोसिटी है, ये सेंटर ऑफ मास की है, सेंटर ऑफ मास की है। तो आप सोच रहे हो सेंटर ऑफ मास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होगी। चलिए, ये तो मालूम पड़ेगी हमें कि भाई सेंटर ऑफ मास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग में डालेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। इसको इस तरीके से देख सकते हो, देखो सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है, सिस्टम है या कोई बॉडी है, उसका मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाए। एक पॉइंट पर मान लेते हैं हम सिर्फ मास को, पूरे मास को, या कोई एक सिस्टम हो गया या कोई एक बॉडी हो गई, उसके मास को हम एक पॉइंट पर मान लेते हैं, एक पॉइंट पर मान लेते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे तो इसको इस तरीके से ए पॉइंट, किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको, ए पॉइंट, ए पॉइंट विद इन द बॉडी, विद इन द, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होगा। ये क्या होगा, बॉडी के अंदर ही होगा। ए पॉइंट विद इन द बॉडी, या कह सकते हैं सिस्टम, विद इन द बॉडी या सिस्टम कह सकते हैं। ओके, सिस्टम where all the mass, all the mass, all the mass is concentrated, is concentrated। समझ गए? यानी कि बॉडी या कोई सिस्टम, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। आगे बात समझ में। चलो, अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके की बॉडी है, ये एक बॉडी है मान लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। सही है। कैलकुलेशन कैसे करनी है बाद में देखेंगे। ये एक आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, एक ऐसा सिस्टम यहां पर उसका सेंटर ऑफ मास काम करे, एक ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा। जैसे ये सिमेट्रिकल है, तो हम पहले सिमेट्रिकल की बात करते हैं। जितनी बॉडी हमारी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ओके, तो उनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, बीचों बीच होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सही है। और एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा वही जो हमने बॉल ली, ये स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, ओके, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। ओके, सही है। और बॉडी ले लेते हैं भाई, और कुछ ले लेते हैं।
जैसे आपने एक क्यूब ले लिया, सही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, सेंटर ऑफ मास यानी कि हम मानेंगे इसका पूरा मास जो है वो एक पॉइंट या उसके बीचों बीच एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे टू मास अलग अलग है, मान लीजिए आपने एक मास यहां मान लिया, एक मास आपने यहां मान लिया, दोनों मास क्या है, एम एम है, दोनों मास बराबर है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ डी। सोचिए, तो दोनों मास बराबर है, यहां पर एक मास है, यहां पर एक मास है, तो इस सिस्टम का मास आपको सिस्टम निकालना है, एक सिमेट्रिकल बॉडी है, अब सिमेट्रिकल एक सिस्टम है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां होगा, बीचों बीच होगा, सेंटर ऑफ मास, सही, सेंटर ऑफ मास। आगे बात समझ में। अब एक चीज और देखते हैं, एक पॉइंट और लिखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, ये डेफिनेशन होगी आपकी। देखो, जब कभी भी आप फोर्स लगाओगे, यदि सेंटर ऑफ मास पर जब भी फोर्स लगाओगे तो बॉडी हमेशा ट्रांसलेशन मोशन करेगी, यानी कि लीनियर मोशन करेगी, वो रोटेशन मोशन नहीं करेगी। आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ये सिस्टम है इस तरीके से, सही है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। सोचिए आपने फोर्स यहां लगाया होता, तो ये इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे बढ़ जाती, इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे बढ़ जाती, या फिर आप इस तरीके से फोर्स इधर लगाते, तो ये वाला मास इधर आता, ये हल्का सा इधर जाता, ये इधर से घूमते घूमते हुए इधर आ जाती, सही है। लेकिन अब यदि फोर्स लगा रहे हो सेंटर ऑफ मास पर, तो बॉडी क्या करेगी, सिर्फ ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर मोशन करेगी, ये ध्यान रखना है, लीनियर मोशन करेगी और रोटेशन नहीं करेगी, रोटेशन नहीं करेगी, लीनियर मोशन करेगी। जब कभी भी आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, बॉडी प्योर लीनियर मोशन करेगी, उसमें रोटेशन मोशन जीरो होगा। जैसे और समझते हैं, मान लो आपके पास एक ये रोड है, इस तरीके से समझो, ये रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर बीचों बीच है, एक यूनिफॉर्म रोड है। अब सोचिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे, एक फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, यहां फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट होना चालू कर देगी, और यदि इसी फोर्स को यहां से हटा के हमने लगा दिया इसके सेंटर ऑफ मास पर, तो बॉडी सिर्फ नीचे की तरफ इसी तरीके से सीधी की सीधी नीचे की तरफ, सीधी की सीधी इस तरीके से ये ट्रांसलेट कर होना चालू कर देगी, इसका मोशन लीनियर होगा, यानी कि ये रोटेट नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को, when a force is applied on center of mass, the body will be in linear motion, बस ट्रांसलेशन मोशन उसका नहीं होगा। तो ये मेन बात है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सही है, रख लोगे आप, लिख लीजिए इनको। ये समझ में आया कि किस तरीके से हमने निकाला। देखो ये सिमेट्रिकल बॉडी है, अनसिमेट्रिकल बॉडियों का भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। हमारा मेन मुद्दा वही है कि ये तो चलो देख के आप पहचान लोगे भाई सेंटर ऑफ मास कहां पर है, लेकिन मान लीजिए इस मास को हमने 2m कर दिया, इसको m कर दिया, अब किस तरीके से, अब इसका बीच में तो होगा नहीं, तो इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। ओके, इस क्लास में इसी तरह के मासों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालते हैं। फिलहाल जो सिस्टम है हमारे, जो सिंपल सिस्टम है उनको ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए देखो, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों में कि सर सेंटर ऑफ मास COM से जो है करेंगे, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं? ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनके बारे में बताइए,
देखो सेंटर ऑफ मास हमने बताया कि ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये हम बात कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सेंटर जहां पर बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। मास और ग्रेविटी अलग अलग है, दोनों चीजें। मास और ग्रेविटी अलग अलग है चीजें। जैसे कि हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करें तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं, COM और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सेम हो जाते हैं। तो अधिकतर जब हम बात करते हैं, जब भी हमारी गणना होती है, हम जितने भी एनालिसिस करते हैं, उसमें 99 में हम क्या मान के चलते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये होते नहीं है। एक्चुअल में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर ऑफ मास का, मास ध्यान रखना है, मास का सेंटर होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, नाम से ही आप डेफिनेशन हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जहां ग्रेविटी लग रही है उसका सेंटर। और या वेट, भाई वेट किस तरह से किस लिए आता है, ग्रेविटी के कारण ही वेट आता है, बाकी तो ये मास है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या वेट जहां पर आपकी ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड हो, जहां पर आपका मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आपसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास, ना, ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे। ये उसी कंडीशन में इक्वल होंगे यदि एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हो, जहां पर जैसे आप बैट खेलते हो, मैच खेलते हो, एक बॉल हो गई, एक बैट हो गया, दो सिस्टम हो गए, सही है। आप अपने आसपास की बात करोगे तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट सब सेम होती है, ग्रेविटी सेम होती है। तो यहां पर बॉल की बात करोगे तो बॉल की बात करोगे तो एक सिस्टम की बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही जगह पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का यानी कि चेंज, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चेंज नहीं है, सेम है। हमने यही बात की कि सेम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। तो हम इसी को पढ़ते हैं आगे कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं यदि हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो। अब ये चेंज कैसे हो जाती है, ये चेंज हो जाती है जैसे अब आप पृथ्वी पर हो, अर्थ पे हो, आपका सेंटर ऑफ मास है एक, आप खुद खड़े हो तो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। आप यदि चांद पे चले जाते हो तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा आपका, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज, यूनिवर्सल है ये, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा आपका। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं भी मूव हो जाओ तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पृथ्वी पे कुछ और होगा और मून पे कुछ और होगा। तो सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, सही है। इस तरीके से रिलेट करो कि सेंटर ऑफ मास, आप चाहे जुपिटर पे जाते हो, चाहे मार्स पे जाते हो, चाहे आप इवन सन पे चले जाते हो, वहां तो बचोगे नहीं, लेकिन आपका सेंटर ऑफ मास भाई वहां तो पिघल जाओगे, तो वहां तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वहां तो लिक्विड हो जाएगा। चलिए वहां नहीं लेते हैं, सही है। तो हम मून पे ले लेते हैं, जुपिटर पे ले लेते हैं। तो इन चीजों पे क्या है कि आपकी ग्रेविटी चेंज होगी, ग्रेविटी तो सबकी चेंज होगी ना, ग्रेविटी चेंज होगी। जैसे ग्रेविटी चेंज होगी आप क्या करोगे, आपका सेंटर ऑफ मास तो वही चेंज, वो सेम ही पॉइंट रहेगा जो पहले पृथ्वी पे था, और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। चलिए ये तो बेसिक बातें थी जो हमने समझी। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। चलिए एक सिस्टम मान लेते हैं, हम सारी चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर मान लेंगे। चलिए एक सिस्टम मान लेते हैं, मान लीजिए एक मास ये है m और एक मास है ये 2m, ठीक है, m1 m2 मान लेते हैं, ये m1 है और ये m2 है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो सेंटर ऑफ मास निकालोगे, जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो आपको एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है। ओरिजिन आप कहीं भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपको जहां से लग रहा है कि भाई यहां से
क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, वहां पर आप सेंटर ऑफ मास मान लोगे। तो हमने मान लिया एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन, सॉरी मैं सेंटर ऑफ मास बोल गया, उसके लिए सॉरी, एक ओरिजिन मान लिया हमने, एक ओरिजिन ये मान लिया हमने, इसको 0,0 दे दिया पॉइंट। और हम फिलहाल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में भी बात करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट में भी बात करेंगे, फिलहाल हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये मान लिया ओरिजिन। हमने देखा कि जो मास m1 है, यहां से इसका पोजीशन जो है वो r1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। r क्या है, वेक्टर r क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन को दर्शा रहा है कि यहां से m किस पोजीशन पर है। इसी तरीके से हमने ये मास मान लिया कि इसकी जो पोजीशन है r2 वेक्टर है। सही सही है। अब यहां पर r1 जो है ये क्या है, वेक्टर r क्या है, यहां पर वेक्टर r है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। आगे बात समझ में। चलिए अब इस कंडीशन में हम सेंटर ऑफ मास क्या निकालेंगे, इसको वेक्टर सेंटर ऑफ मास इस तरीके से नोट करोगे, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टर लगा दिया, हम वेक्टर की फॉर्म में निकाल रहे हैं, वेक्टर की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास दो मास है, m1 मास है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1, प्लस दूसरा मास क्या है m2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का, ये याद रखना है आपको। ठीक, कर लोगे भाई, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर दो मास है, यहां पर दो मास है, यदि मास इंक्रीज हो जाए, मास इंक्रीज हो जाए, जैसे COM निकालना है वो वेक्टर COM, ओके, सेंटर ऑफ मास ये निकालना है। तो जैसे m1 हो गया, r1 वेक्टर हो गया, प्लस जितने मास बढ़ जाएंगे उतनी ये टर्म बढ़ती चली जाएंगी, r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। इसी तरीके से ये जितने भी आपके मास है mn rn वेक्टर, ओके। अब चाहे 3 मास ले लो आप, 2 मास हो आपके सिस्टम में या 4 मास हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से आप इनको जोड़ दोगे, mn। कर लोगे, कर लोगे, बताइए हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखते हैं कि जो हमारा r1 वेक्टर, ये r वेक्टर, वेक्टर r, वेक्टर r जो है, ये जो वेक्टर r है, ये हमने देखा एक्स वाई में हो सकता है, वाई जेड में होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल मान के चलते हैं। ये जो वेक्टर है हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के है, इस तरीके से मान सकते हैं। यानी कि जो हमारा आर वेक्टर है वो तीनों डायमेंशन में, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, जेड में भी है, ओके। तो यदि आपको एक्स COM निकालना है, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट m, हो जाएगा। यदि हमें x डायरेक्शन में निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है x डायरेक्शन, इसी तरीके से y COM निकाल लोगे, y COM इसी तरीके ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn, ओके, आसान है। m1 प्लस m2, टेंशन ना लो, सभी के एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाई जेड निकाल लोगे, सॉरी जेड COM निकाल लोगे,
ZCOM M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस डॉट 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 MN ZN अपॉन M1 प्लस M2 M3 प्लस डॉट 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 MN। बताइए इसमें कोई समस्या हो आपके लिए? मेरे हिसाब से तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आसान है समझने में। सही है। तीनों फॉर्मूले XCOM निकालना हो, YCOM निकालना हो, ZCOM निकालना हो, ओके कर लोगे? हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब इन सभी को हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे सारी चीजों को। एग्जांपल 1 निकालें। सोचिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये M है, ये 2M है, ओके। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपकी D। सही है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द COM ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये दो मास का सिस्टम है। सिस्टम फ्रॉम मास M से निकालना है। तो यहां पे मान लिया कि भाई M से निकाल रहे हो, तो यहां पे ओरिजिन इसको लोगे 0,0, इसको ओरिजिन ले लोगे। तो इस तरीके से ही ओरिजिन को डिफाइन करना है। तो आपको क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा, या आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा हमें कहां पर सिस्टम को डिफाइन करना है। सही है। तो फाइंड द COM ऑफ सिस्टम फ्रॉम मास, कहां से? M से। M से निकालना है, यहां से निकालना है। देखो अब ये जो सिस्टम आप देखोगे, हमने क्या किया भाई, इसको इस तरीके से माना हमने, इस तरीके से। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। हम ये देखा कि वाई एक्सिस पे तो 0 है, वाई एक्सिस पे तो है नहीं, एक्स एक्सिस पे ये है। तो हमने मान लिया 0,0। यहां से ये देखा वाई, ओके। तो XCOM निकालो, यहां से निकालो XCOM, सेंटर ऑफ मास ऑन एक्स। सही। यहां हमें करना है, दो मास है, M1 X1 प्लस M2 X2, M1 प्लस M2, ओके। कैसे निकालोगे? देखो M1 क्या है? M है। X1 क्या है? देखो यही ओरिजिन है हमारा, यहाँ X क्या है? 0, प्लस M2 क्या है? 2M। X2 क्या हो जाएगा? यहां से इस ये वाली डिस्टेंस, यहां से ये होगी D, और दोनों मास का सम M प्लस 2M। तो ये तो टर्म 0 हो गई, ये आ जाएगा आपका 2MD अपॉन ये नीचे हो जाएगा 3M। तो M से M कट गया, ये हो जाएगा आपका 2D बाई 3 हो जाएगा, आ जाएगा। सही है। YCOM निकाल के देखो, YCOM यानी कि M1 Y1 प्लस M2 Y2 M1 प्लस M2। देखो M क्या है? M है हमारा, M1 M है। Y1 देखो, ये हमने क्या देखा, ये X एक्सिस है, हमने इस तरीके से ओरिजिन माना है कि ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो हमारे दोनों मास X एक्सिस है, यानी कि Y दोनों के लिए 0 है, Y दोनों के लिए 0 है, 0। तो ये M प्लस 2M, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। YCOM हो गया 0, हो जाएगा। कर लोगे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास दो है, हमारे पास इस बार 3 मास है। एक मास यहां पर है, एक ये मास है, ये मास है, ओके। ये M हो गया, ये 2M हो गया, और ये 2M हो गया, दोनों 2M हो गए, ओके। इनकी डिस्टेंस दे रखी है, हमने एक ओरिजिन डिफाइन कर लिया, ये वाला ओरिजिन, ये 0,0 पर है। सही है। इसके कोऑर्डिनेट है, इस वाले के कोऑर्डिनेट है आपके A,0, और इसके कोऑर्डिनेट है A,A। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब वही सेंटर ऑफ मास निकालना है।
फाइंड सेंटर ऑफ मास, निकालिए, करिए कोशिश, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी को यूज करना है। देखो हमें एक्स सी ओ एम निकालना है, 3 मास है, इस बार तो 3 टर्म आ जाएंगे, m1x1 प्लस m2x2, ओके, प्लस m3x3, सही, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, हो जाएगा। बताइए m1 क्या है, हमने मान लिया ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमने किसी को नंबर कुछ भी दे सकते हो, सही है, किसी भी को दे सकते हो। तो m1 क्या है हमारे पास 2m है, ओके, 2m है। यहां पर x1 देखा जाए, भाई ये तो ओरिजिन मान लिया हमने, तो यहाँ पे x 0 होगा, 0 होगा, प्लस m2 क्या है, m2 2m है, 2m है। इसका x एक्सिस कितना है, a, डिस्टेंस a, प्लस प्लस, ओके। तो देखो यहाँ से मैंने a को x लिया है ना, तो इसको इस तरीके से यदि ज्योमेट्री दिखानी है m को इस तरीके से, a कोमा, अब सही है ना, क्योंकि यहाँ से ये a है और ये भी a है, जब इसको हम a यहाँ पर ले रहे हैं तो उसको इसके ऊपर ही लेना पड़ेगा, इसीलिए ये a इधर ही आएगा ना। वैसे कुछ दिक्कत नहीं है दिखाने में, तो यदि ये सही लगता है, ये भी इसका x कोऑर्डिनेट a है और इसका x कोऑर्डिनेट a है, तो ये इसी प्लेन पर आने चाहिए, सही है, हमारा कोऑर्डिनेट वही है, तो इसमें a है प्लस ऊपर वाला m, मास m हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है, a, नीचे तीनों मासों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2m प्लस 2m प्लस m, ओके। देखो ये तो 0 हो गया, ये 2ma 2m ma, ये हो जाएगा 3ma 3ma हो गया। देखो 2ma और ma 3ma, ये हो जाएगा 2m प्लस 2m 4m प्लस m 5m 5m, m से m कट गया, ये आ जाएगा 3a अपॉन 5, 3a अपॉन 5, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम YCOM निकाल लेंगे, YCOM m1 क्या है, m1 ये हो जाएगा 2m, y1 क्या है, देखो y1 ये ओरिजिन पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 हो गया, प्लस m2 2m हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, a, ये हो गया, अपॉन 2m प्लस 2m प्लस m, ओके। अब देखो ये पॉइंट 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ऊपर बच रहा है ma बच रहा है, नीचे 5m m से m कट गया, a अपॉन 5, YCOM आ गया a अपॉन 5। आगे बात समझ में, निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालना है। यदि 2 आपके मास सिस्टम है या 3 मास है, 3 मास सिस्टम है या 2 मास सिस्टम है, निकाल लोगे, बताइए निकल जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने ये देखा, एक हमारे पास एक ट्राइंगल है, सही है। अब एक मास हमारा यहां रखा हुआ है और एक मास हमारा यहां रखा हुआ है और एक मास हमारा यहां रखा हुआ है, ओके। चलिए अब इनको मास दे देते हैं, ये m हो गया, ये भी m हो गया, ये भी m हो गया। अब ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स दे रखी हैं आपके लिए, ये a दे रखा है, ये a दे रखा है, ये a दे रखा है, ओके। चलिए अब फाइंड COM। अब इसने ये नहीं कहा कि सेंटर ऑफ यानी कि ओरिजिन कहां लेना है, तो ओरिजिन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, सही है। आपको कहाँ आसान लगता है तो कोई चीज गलत नहीं होगी, आप बस वहां बाद में बता दोगे कि हमने जो ओरिजिन माना है ये यहाँ माना है, सही है, ठीक है। तो किस तरीके से सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं सर, ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये आपको निराश नहीं करेंगे, हम ओरिजिन यही मानेंगे, ठीक। ये मान लिया हमने ओरिजिन, ये x और ये y, तो ये 0,0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये a डिस्टेंस ऊपर है दूर है, तो ये a,0 हो जाएगा,
वही इसका y, इस पॉइंट को देखो, ये x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, a कोमा 0 हो गया, ये 0 कोमा 0 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो, ये यहां से देखो इस तरीके से काटोगे तो ये a/2 पर, a/2 पर, यानी कि x कोऑर्डिनेट को a/2 हो गया, कॉमा y क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस देखो ये a है। अब ये हम कह रहे हैं इसके जो एंगल है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री है, सेम है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए साइन, ए साइन 60 डिग्री, ए साइन 60 डिग्री, ए साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2a, √3/2a, तो ये हो जाएगा √3/2a, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए a/2, √3/2a हो जाएगा, तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आसान हो गया देखो, अब तो ये हल वाला क्वेश्चन हो गया। आपको निकालना है HCOM, देखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ओके, m1 प्लस m2 प्लस m3, वैल्यू रख दो, m1 m हो जाएगा, x1 ये ओरिजिन पर है तो ये तो 0 हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, m2 ये वाला m हो जाएगा, ओके, x2 क्या हो जाएगा, यहां से ये वाली डिस्टेंस, इसका x कोऑर्डिनेट a है, प्लस m3 m हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a/2, a/2 है, अपॉन m प्लस m प्लस m, 3m है ना हमारे पास, देखो ये तो 0 हो गया, ये ma हो गया, ये ma/2 हो गया, तो ये हो जाएगा देखो ma प्लस ma/2, 3ma/2, 3ma/2, ये हो गया, और नीचे क्या है, नीचे नीचे है 3m, देखो 3 से 3 कट गया, m से m कट गया, ये आ गया a/2, a/2, a/2। यदि आप इसको सही से देखो, देखो एक सिमेट्रिकल है, यहाँ पर m है, यहाँ m है, यहाँ m है, तो इस पे आप x एक्सिस देखोगे तो क्या होगा, इसके बीचों बीच होगा, यहां से देखोगे तो बीचों बीच होगा, ये a/2 और ये a/2, a/2। तो कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कि सिमेट्रिकल शेप दे देगा तो आपको हो सकता है निकालने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप देख के भी बचा सकते हो कि भाई ये देखा हमने x एक्सिस है, ये y एक्सिस के अबाउट, ये एक सिमेट्रिकल शेप है, यानी कि इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा, इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो यहां से देखोगे वो सेम होगा, यहां से देखोगे तो सेम होगा, यानी कि a/2 पर a/2 पर, इसका y कोऑर्डिनेट यहां से यहाँ कुछ हो सकता है, तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो y कोऑर्डिनेट हम YCOM, m1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, y1 क्या है, देखो ये ओरिजिन पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ओके, ये चीजें समझ में तो आ रही है ना, सिंपल है, इनको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और फॉर्मूले भी इतने टफ नहीं है, ये हो जाएंगे, m इसका y कंपोनेंट 0, y कोऑर्डिनेट 0, ये हो जाएगा m, इसका y कोऑर्डिनेट है √3/2a, √3/2a, ओके, अपॉन m प्लस m प्लस m, 3m हो जाएगा। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका √3/2ma, यही बचेगा, और नीचे 3m, 3m, तो m से तो m कट गया, m से m कट गया, देखो ऊपर √3 है, नीचे 3 है, तो √3 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये ऊपर 3 बन जाएगा, नीचे 3√3 बन जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपको 1 अपॉन, सॉरी, a/2√3, 2√3 यही बचेगा, हाँ ये YCOM हो गया, सही है, निकाल लोगे, हो जाएगा, बताइए कोई समस्या परेशानी, कर लोगे, चलिए और देखते हैं। अब इस बार देख लेते हैं कि हमने x और y कोऑर्डिनेट में तो देख लिया, अब z कोऑर्डिनेट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, z कोऑर्डिनेट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, देखिए इसमें कुछ है क्या, हम एक क्यूब बनाते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से एक क्यूब बनाते हैं,
कि लाइन को पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। एक ये क्यूब बनाते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, बताइए, सही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले ये देखते हैं कि मासेस किस तरीके से रखे हुए हैं। ये दिख रहा है सामने से, ओके, ये क्यू बन गया। तो हमने ये देख लिया कि ये जो वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, देखो ये वाला, यहां पर एक मास है, यहां एक मास है, इधर एक मास है, और एक यहां मास है। ओके, इसी तरीके से एक मास यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, और एक यहां रखा है। ओके, अब इनको ये देख लेते हैं कि ये जो ये वाले हैं, ये 2m, ये 2m, ये 2m, और ये 2m। ओके, इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं, ये m है, ये भी m है, ये भी m है, और ये भी m है। ओके, और हम आपके लिए एक हेल्प कर देते हैं, आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट है x, ये कोऑर्डिनेट हो गया y, और ये हो गया z। सही है, बताइए, दिख रहा है, हो जाएगा। इस बार हमने x कोऑर्डिनेट भी हमने इंक्लूड कर लिया। ये वाले मास 2m 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 2m, ये हो गया m m m m। अब निकालिए, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आपको x COM भी निकालना है, y COM भी निकालना है, और z COM भी निकालना है, तीनों निकालने हैं। ओके, कीजिए फटाफट। ये दिख रहा है सही से? मैं चेक करता हूँ एक बार। चलिए, परफेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? देखो, ओरिजिन हमने ये माना है, और हमने एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी जो साइड है, ये क्यूब है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ये ए है। तो क्यूब है, कुछ भी मान सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया आपको क्यूब है, तो इसकी साइड ए हमने मान लिया। आप और कुछ भी मान सकते हो, उसमें आंसर आ जाएगा। चलिए ये मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स सीओएम निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स सीओएम निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स सीओएम। ओके, चलिए, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले जो व्हाइट वाले मासेस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले ओरिजिन वाला मास देख लेते हैं, एम हो गया, ये ओरिजिन पे है एक्स, एक्स बार हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा प्लस। ये वाला देख लेते हैं, ये मास हो गया एम, ओके, प्लस, सॉरी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए, प्लस ऊपर वाला ये वाला मास, ये एक्स कोऑर्डिनेट पर, ये वाई कोऑर्डिनेट पर ऊपर की तरफ है, एक्स तो जीरो है इसका भाई। अब यहां देखो ना, एक्स इधर इधर जा रहा है, इसका एक्स तो जीरो है, इसको कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलोगे, वाई पर ए, सॉरी एक्स पर जीरो, वाई पर ए, और जेड पर जीरो। ये कोऑर्डिनेट यही होगा ना इसका, तो ये हो जाएगा जीरो, प्लस ये हो गया एम इंटू जीरो, प्लस ये वाला मास, ये हो गया इंटू, यहां से देखो, यहां से देखो, ये ए पर ही है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। ओके, परफेक्ट। अब इसी तरीके से हम ये वाले मासेस देख लेंगे। तो पहले ये वाला देख लो, ये हो गया 2m इनटू, देखो ये जेड एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो प्लस, इसी तरीके से इसको देख लो, देखो ये 2m हो गया, ये किस पर है, ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पर है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी जीरो है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जीरो। अब इसको देख लो, ये 2m हो गया,
एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा प्लस ये 2m हो गया, इसका कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएगा, अपॉन नीचे डिवाइड करोगे तो देखो ये 4m तो यही हो गए आपके, 4m ये हो गए प्लस ये कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 8 तो ये हो गए 8m, तो नीचे तो 12m है, टोटल मास 12m हो जाएगा। ये देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इन्हें काट दो, ये 0 हो गया। जो नॉन जीरो है उनको देखो ऊपर ma हो जाएगा, ma प्लस ma 2ma, 2ma ये हो गया, 2ma प्लस 2ma, 2ma प्लस 2ma ये कितना हो जाएगा आपका 4ma, 4ma हो गया। और नीचे नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 12ma, 12ma। देखो ऊपर क्या है, ऊपर 2ma प्लस 4ma 6ma, नीचे क्या है 12ma, देखो 12ma है और नीचे m है, ओनली m है ना नीचे, हाँ m है, नीचे सिर्फ m है, नीचे फिर सिर्फ m है, m से m कट जाएगा, 6 से 12 2 बार, यानी कि a/2, a/2 एक्स COM क्या आ गया आपका a/2 आ जाएगा। कोई समस्या? देखो बार बार लिखने से अच्छा है कि आप सभी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, सभी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए और आसान रहेगा। देखो ये हो जाएगा आपका 0,0 0, ये हो जाएगा आपका a,0,0, सभी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं तो बार बार हमें देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हो जाएगा x पर a हो जाएगा, y पर 0 और z पर a हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो ये z एक्सिस पे है, x0 y0 और za, ये हो गया। इसको लिख लेते हैं x0 ya za, इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका a,a,a, ओके ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचे दोनों, इसको देख लेते हैं भाई। देखो यहां से ये देखोगे तो x पर a है, y पर भी a है और z पर क्या है, z पर 0 है, ये हो गया। इसको हमने ये लिख लिया, सारे कोऑर्डिनेट हमको पता है, एक्स COM निकाल लिया। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे y COM निकालेंगे, ये लिख लिया ना हमने, नोट डाउन कर लिया। चलिए y COM निकालते हैं, y COM निकालते हैं, y COM निकालते हैं। चलिए भाई कोई सा भी मास ले लो, हम पहले व्हाइट वाले ले लेते हैं, ये ले लेते हैं m हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, प्लस नेक्स्ट वाला m ले लो, ये m ले लिया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस ऊपर वाला m ले लिया, ये m हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट a है, ये ऊपर वाला m ले लिया, इसका y कोऑर्डिनेट a है, ओके प्लस। अब ये वाले ले लो रेड वाले, ये 2m हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस ये वाला 2m, इसका y कोऑर्डिनेट a है, प्लस ये वाला 2m, इसका y कोऑर्डिनेट a है, प्लस 2m और ये नीचे वाला इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सारे हो गए। और नीचे 12m हो गए, टोटल मास तो सेम ही रहेगा। अब देखो कौन कौन सी चीजें 0 हो रही हैं उसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। वी आर लेफ्ट विद ma 2ma 2ma 6ma ऊपर बच रहा है, नीचे 12m, m से m कट गया, इस बार भी a/2 आ गया, a/2 आ गया, इस बार भी a/2 आ गया, सॉरी a/2 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है। चलिए अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं, चलो z कोऑर्डिनेट देखते हैं, z कोऑर्डिनेट देखते हैं किस तरीके से। z COM निकालने की कोशिश करते हैं, z COM हम व्हाइट वाले से चालू करेंगे, m हो गया, ये सेंटर पे है, z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट m हो जाएगा, ये m है, इसका z 0 है, प्लस ऊपर वाला m, ये भी z 0 है, प्लस m वो वाला m, इसका भी 0 है, ये भी 0 प्लस। देखो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो है इस पे z एक्सेस तो 0 ही है ना, इसीलिए इन सब का कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 है। इस वाले ये वाले व्हाइट वाले जो है इनका कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर है। सोचो ये y है, ये x है, तो ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो z की तरफ तो ये कंपोनेंट है ही नहीं इनका, तो ये y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। अब इसी तरीके से ये देख लेंगे, ये 2m हो गया,
ये वाला 2m हो गया, ये a हो गया। अब देखो ये पूरा फेस, ये पूरा जो फेस है वो z इक्वल टू ए पर है, z इक्वल टू ए पर है, तो इन सभी का कोऑर्डिनेट a में देखो, z में देखोगे a, ठीक है, तो सभी के साथ 2ma प्लस 2ma प्लस 2ma और डिवाइड बाई 12m। अब यहां से देखिए कौन कौन सी चीजें जीरो हो रही हैं, ये तो सारी जीरो हो गई। हमारे पास बचा क्या, ZCUM 2ma 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 8ma हो गया, नीचे 12m हो गया, m से m कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 2a, 4 से काटोगे 12 3, तो ये हो गया 2ma बाई 3, 2ma बाई 3। सही है, निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम में कितने भी मासेस हों, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे, एक्स की टर्म में भी, वाई की टर्म में भी, जेड की टर्म में, जैसे आपको पूछा है, जैसे भी आपसे पूछा है। चलिए ये तो बेसिक हो गया। अब जो अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम एक स्पेशल केस, जो अधिकतर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू मास सिस्टम। टू मास सिस्टम से, टू मास सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम और अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसके डीप जाते हैं इसके अंदर, इसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनते चले जाते हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट टॉपिक है टू मास सिस्टम। टू मास सिस्टम, चलिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे और किस तरीके से देखेंगे। चलिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है, मान लीजिए एक ये मास हो गया और एक मास ये हो गया, ये एक ही प्लेन पर है, ध्यान रखना, इसका x कंपोनेंट ये, z कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0, ये एक ही मास पर है, एक ही लाइन पर है। ओके, चलिए मान लीजिए इनके सेंटर से, यहां से सेंटर तक के बीच की दूरी है r है। हमने ये मान लिया कि ये m1 है, ये m2 है। ओके, m2 है, सही। अब बताइए इसका RCOM क्या होगा, RCOM क्या होगा, इसका RCOM क्या होगा। हम भाई इस तरीके का सिस्टम दे रखा है, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 0,0 पर है, 0,0 पर है, सही है। M1 N2 क्या होगा, इसका R क्या होगा, 0 प्लस M2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, R। तो यहां से ओरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस, ये R हो गया, R हो गया अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, RCOM, RCOM कितना हो गया, देखो ये टर्म 0 हो गया, ऊपर बचा M2R, M2R अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, सही, निकाल लोगे कहां से, ये फ्रॉम M1, फ्रॉम M1, यानी कि यहां से हम ये देखें, यहां से ये देखें तो कहीं यहां पर ये COM होगा, COM होगा। यहां से हम डिस्टेंस को देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हम इसको मान लेते हैं R1, और इसकी वैल्यू जो आई है इसको मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आई है, वो आई है आपकी M2R अपॉन M1 प्लस M2। अगली बात समझ में, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो बताया हमने वही कर रहे हैं। ठीक है, अब इन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसके बारे में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। R1 निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालिए आप R2 निकालिए, यानी कहां से, अब आप ओरिजिन मानिए इधर से, यहां से निकालने की कोशिश कीजिए। ये COM है, इसको, ये वाली जो डिस्टेंस है R2 है, इसको निकालने की कोशिश कीजिए यहां से ये। अब इधर हमने ले लिया 0,0, यहां से देखते हैं तो क्या होगा भाई, एक M2 है, यानी कि M1 है, ये M1, उधर से सेंटर ले रहे हो, ओरिजिन उधर से ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस R पे हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M2 जो है वो डिस्टेंस उधर से, ये ओरिजिन ले रहे हो भाई, ये तो ओरिजिन पर ही है, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा M1R अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2,
m1 प्लस m2। बताइए, आ गया? आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया भाई, ये निकाल लिया हमने m1 r अपॉन m1 प्लस m2। अब आप गौर से देखिए कि जब हम यहां से निकाल रहे हैं, देखो यहां से निकाल रहे हैं, m1 से निकाल रहे हैं, तो m2r, m2 दिस डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2, यहां से निकाल रहे हैं, इस मास की तरफ से देख रहे हैं, तो ये वाला मास कंसीडर कर रहे हैं m1r m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो देखो आप सारा फॉर्मूला लगा लोगे, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया आपको, एक रियल वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है इस तरीके से, ये 2 kg है, ये 3 के सॉरी ये 4 kg है। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर दे दी, 6 मीटर दे दी। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास, अभी फिलहाल हम ये नहीं देख रहे हैं, ये देख लेते हैं, 6 मीटर है। ठीक है, यहाँ ये सेंटर ऑफ मास कहीं भी है, हमें नहीं पता कि कहाँ आएगा, पहले निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो यहां से देखिए ये डिस्टेंस r1 हम इसको मान लेते हैं, इसको हम r2 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो r1 क्या होगा, देखो हम पूरा कर लेते हैं, यदि हम पूरा देखेंगे m1 प्लस m2 r1 प्लस r2 सारी चीजें देखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2, m1 प्लस m2, ये कर सकते हो। चलो ये करके देख लेते हैं पहले। m1 क्या है भाई, 2 kg, r1 निकाल रहे हो ना, तो ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहाँ ये ओरिजिन पे हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 4 kg, यहां से यहां ये कितना हो जाएगा 6m, और नीचे कितना है आपका 2 kg प्लस 4 kg 6 kg। देखो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 6/6, ये हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर आ गया। इसी तरीके से r2 निकाल रहे हो, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 क्या है, ये रहा 2 kg हो गया। अब यहां से इस वाले ओरिजिन से r2 निकाल रहे हो, तो ये वाला ओरिजिन ले लिया, ये कितना है 6 प्लस m2 यानी कि ये हो गया आपका 4 kg, और ये वाली डिस्टेंस यहां से ओरिजिन, ये वाला कहां पर है, ये ओरिजिन पर है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 6 kg। देखो ये तो 0 हो गया, ये बचा 2 इंटू 6/6, 6 से 6 2 kg सॉरी 2 मीटर, 2 मीटर ये हो गया। ये तो एक हो गया कि भाई फॉर्मूला हमने लगा लिया, फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब इस चीज को देखो, ये तो कन्वेंशनल हो गया, ये थोड़ा सा टाइम ले गया, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि देखते ही हो जाए और किस तरीके से चीजें निकल जाए। देखो हमें r1 निकालना है, तो हमें r1 इस वाली डिस्टेंस से निकालना है, इस वाले मास से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये वाला मास ले लिया हमने, क्या निकाला था भाई m2r अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला निकाला है। इस वाली डिस्टेंस से ये वाली r निकाल ले, इस वाली डिस्टेंस से सीओम निकाल रहे हैं कि यहां से सीओम किधर होगा, तो ये वाला मास उठाएंगे हम, पूरी डिस्टेंस उठा लेंगे 6, और टोटल मास 6, 6 से 6 कट गया 6 मीटर हो गया, देखो डायरेक्ट निकल जाएगा। हमने r2 निकाला, r2 क्या है m1, यहां से देख रहे हो तो ये वाला मास, यहां से देख रहे हो तो ये वाला मास। ओके, r टोटल डिस्टेंस m1 प्लस m2, ये वाला मास क्या होगा 2, टोटल डिस्टेंस 6, टोटल मास 6 6 6 2 मीटर हो गया। डायरेक्ट सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप एक चीज यहां से देखोगे कि ये जो सीओम है ना, यहाँ से ये r1 ज्यादा बड़ा है, r1 4 है और ये r2 2 है, तो हम इस सीएम को थोड़ा सा इस तरीके से लिख देंगे। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम ये सोचें कि जो सीओएम है वो 4 सीओएम की तरफ ज्यादा है, इधर ज्यादा है सीओएम, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, हाँ, ये वाली डिस्टेंस, यानी कि सीओएम इधर ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास इधर ज्यादा है, यानी आप देखोगे इससे ज्यादा दूर है, इससे ज्यादा पास है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम 2 मास सिस्टम या कोई भी मास सिस्टम कर रहे हैं, जो जिसका मास ज्यादा होगा हमारा सीएम उधर ही ज्यादा लाई करेगा, उसकी तरफ ज्यादा लाई करेगा, उसके पास लाई करेगा। मान लो हमारे पास 2 सिस्टम है, हमारे पास एक ये सिस्टम है, ये 5 kg हो गया, ये 10 kg हो गया, तो हमका सेंटर ऑफ मास आपको डिस्टेंस पता नहीं है, आपको बस ये पूछना है कि भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है,
तो हम ये कहेंगे जिसका मास ज्यादा है उसके पास में होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, उसके ज्यादा पास में होगा, बीच में नहीं होगा। बीच से तो नहीं होगा ना भाई, बीच में देखोगे, बीच में कब होता है जब मास दोनों बराबर हो। अब ये वाला मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर से खिसक गया। अब इसी तरीके से वंदे मातरम। चलिए भाई देखो ये हो गया। यदि हम इसको 5 kg मान लें, तो इसको 5 kg मान लें तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, बीचों बीच होगा, ये हमने बताया। अब मान लो इसको 5 kg को हटा के हम इसको 10 kg कर देते हैं, 10 kg कर देते हैं, सही है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बीच से हटकर, बीच से हटकर जो ज्यादा मास है उसकी तरफ आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास इस बार यहाँ आ गया। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में फास्ट कर देंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने में अब सारी चीजें, तो बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो छोटी मोटी चीजें ये पूछ लेगा, सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ जाएगा। तो आप ये सारी चीजें लगाने फिरोगे नहीं, आप डायरेक्ट देखोगे चीजें हम किस तरीके से, डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे, भाई ये फॉर्मूला होता है, लगा दिया, डायरेक्ट निकाल दिया, सही है, सेंटर ऑफ मास इधर आ गया। बी प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकली हमने सोचा कि दोनों मास बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता। अब ये वाला मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ ज्यादा आ गया, इसकी तरफ झुकाव हो गया इसका। ये वाला मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास का झुकाव इधर ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस इसके पास में होगा। जितना ज्यादा मास उसी के पास में सेंटर ऑफ मास होगा, जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास सेंटर ऑफ मास उसी के पास में होगा, सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। मान लीजिए एक और है, ये आपका 20 kg हो गया और ये आपका 5 kg हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा, ओबियसली इसके पास में ज्यादा होगा, इसके पास में झुक जाएगा, उसके पास में चला जाएगा। यहां से डिस्टेंस ज्यादा, वहां से डिस्टेंस कम, हो जाएगा। बताइए हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी। अब आप एक चीज देखिए, ये नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट उसको चलते हैं। हमने भाई R1 निकाला, R1 क्या निकाला, M2, R1 निकाल ले हो। देखो ये मास है, देख लेते हैं पूरा मास सही से। ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस R हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं यहाँ पर है, यहाँ से हमने R1 निकाला, ये हो गया, R2 निकाला, ये हो गया। अलग अलग कलर में यूज कर लेते तो ज्यादा बेस्ट है, देख रहे हैं। चलिए बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि R1 क्या है, हमारे पास R1 है, ये वाला R1 निकाल लिया तो वो वाला मास M2 हो गया, टोटल डिस्टेंस R अपॉन M1 प्लस M2, यही है ना। उधर वाले से इस वाले से ये वाला R निकाल लिया तो मास ये वाला हमने कंसीडर किया, M1 R अपॉन M1 M2, सही, ये हो गया M1 प्लस M2 सही है। अब आप एक चीज देखिए, यहां से हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर M1 से इंटू कर दिया जाए और यहां पर M2 से इंटू कर दिया जाए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सोचो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी M1 प्लस M2 R अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या हो जाएगी, ये M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2। आप देख रहे हो ये दोनों टर्म सेम नहीं हो रही हैं। देखो हमने इसमें M1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इसमें M2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। भाई दोनों में देखो, ये R1 का फॉर्मूला ये था, R2 का फॉर्मूला ये था, हमने इसमें क्या किया, दोनों तरफ M1 M से इंटू कर दिया, इसमें M2 से इंटू कर दिया। तो आप ये देखो ये जो टर्म है ये दोनों सेम आ रही है। सोचो, देखो, समझो, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो हम भाई ये दोनों समझ में, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि M1 R1 बराबर M2 R2। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, याद रहना ही चाहिए, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। M1 R1 इक्वल टू M2 R2। चलो देखते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए ये दो मास सिस्टम है, ये 2 kg हो गया, ये 4 kg हो गया, ये हो गया हमारा पूरा टोटल 6 मीटर हो गया, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था। चलिए M1 देखो, M1 क्या है, 2 kg है। यहां से देखो R1 निकालोगे, यहां से R1 निकालोगे
ये R1 निकालोगे तो ये मास हो गया, और टोटल डिस्टेंस 6 हो गई, और टोटल मास 6 हो गया, ये 4 हो गया। R2 निकालोगे, ये वाला R2 निकाल लो, ये R2 R1, ये वाला R2 निकाल लो तो मास ये वाला ले लेते हो, ये 2m हो गया, टोटल डिस्टेंस 6 हो गई, नीचे 6 मास हो गया, ये 2 हो गया, 2 मीटर 2 मीटर। ओके, अब ये देखो m1 कितना है, m1 2 kg है, R1 कितना है 4 है, 8, यानी कि 2 इंटू 4 8 हो गया। m2 क्या है, m2 हमने देखा 4 kg है, और R2 क्या है, R2 2 है, 2 है, तो ये भी 8 हो गया। आ रहा है ना, सेम हो रहा है, ये वैलिड हो रहा है, वैलिड हो रहा है, वैलिड हो रहा है, बताइए रिजल्ट याद रखोगे, रिजल्ट याद रखोगे, हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब आपको ये 6 मीटर नहीं दे रखा है, इन दोनों के बीच में दूरी नहीं दे रखी है, इन दोनों के बीच में दूरी नहीं दे रखी है, आपको R1 दे दिया भाई 2 मीटर, R1 दे दिया 2 मीटर, तो अब R2 निकलवाया है, डायरेक्ट R2 निकलवाया, डायरेक्ट R2 निकलवाया, डायरेक्ट R2 निकलवाया है। तो R2 देखो वैसे तो नहीं निकाल पाओगे, यदि आपको ये कंडीशन पता है तो फिर से आप R निकालोगे, टोटल R निकालोगे, फिर सारी चीजों को रखोगे। भाई यहां से क्या करोगे, यहां से आपको R1 पता है, R1 पता है, आप देखते हो कि सर M2 R अपॉन M1 प्लस M2, तो पहले R निकालोगे, क्यों, क्योंकि R2 निकालने में M1 प्लस R, M1 प्लस M2 R निकालना पड़ेगा, फिर यहां से R निकालोगे, R1 रखे R2 हो गया, ये हो गया 4 R अपॉन 6, तो यहां से ये 2 हो गया, यानी कि R जो हो गया आपका 3 हो गया, 3 मीटर। अब इस 3 मीटर को यहां रखोगे तब R2 निकलेगा, लेकिन आपको तो रिजल्ट पता है ना, M1 क्या है 2, R1 क्या है 2, M2 क्या है 4, और R2 क्या है, R2 निकालना है आपको, इस तरीके से ही है ना। ये 4 हो गया, M2 4 हो गया, ये 2 हो गया, देखो यहां से R2 क्या आ रहा है, यहां से R2 आ रहा है 1 मीटर, R2 आ रहा है 1 मीटर, R2 आ रहा है 1 मीटर, टोटल हमारा R आया 3, ये 2 है तो ये 1 ही होगा। ये इस तरीके से भी निकालते हैं भाई, ये टोटल 3 आया आपका, यहाँ से R2 निकालोगे तो यहाँ वैल्यू रखोगे भाई 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, फिर 6 रखोगे, 6 से ये 2 बार काटोगे, फिर ये 1 मीटर आएगा। अब सारी चीजें, ये सारी चीजें करते हैं थोड़ी बार, आपको पता है ये रिजल्ट काफी खूबसूरत रिजल्ट है, इससे आप चीजों को निकाल लो, निकल जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास देखो R है, हमने निकाला M1 R1 प्लस M2 R2, ओके, M1 प्लस M2, ओके, ये क्या है, ये एक्चुअल में हम मान लेते हैं ये R है, वेक्टर R है, हमने वेक्टर इसको स्केलर उसमें ले लिया, हमने डायरेक्ट वैल्यू में रख दिया, M में ही ले लिया, हम इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, dr हो जाएगा, ये M तो कांस्टेंट है dr1 प्लस M2 कांस्टेंट है dr2, M1 प्लस M2 ये तो कांस्टेंट है। भाई मास चेंज थोड़ी हो जाएगा, मास चेंज थोड़ी हो जाएगा, आप देखिए डिफरेंशिएट करोगे तो R ही तो चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ही उसकी चेंज हो सकती है, मास तो भाई एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, वो तो चेंज नहीं होता है, तो ये dr1 प्लस dr2। अब यहां से आप देखोगे तो ये देखो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। अब ये कह दे आपसे इफ center of mass of a system is same as that of, या कह सकते हो सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं होता है, हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, तो सेंटर ऑफ मास यानी कि ये COM है भाई, ये COM है, यानी कि RCOM जो पहले था वही बाद में था, RCOM2 पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में सेम ही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रहा है, यदि क्वेश्चन में बताएगा चेंज नहीं हो रहा है तो
तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों कंडीशन सेम है, तो यहां से डी आर सी ओ एम को 0 लिख सकते हैं। बताइए भाई, जब सेंटर ऑफ मास ने, ये क्या है, चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन, भाई डी को डिफरेंशिएशन को किस तरीके से, चेंज, भाई स्मॉल डिफरेंशिएशन, यानी कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से दर्शा रहे हैं कि इसमें कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। तो ये डी आर सी ओ एम क्या है, डी आर सी एम सेंटर ऑफ मास में चेंज, उसने कहते हैं सेंटर ऑफ मास में तो चेंज है ही ना, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो आप सोचो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 dr1 प्लस m2 dr2, m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस, ये m1 m2 ये भी तो 0 में चला जाएगा। अब बचेगा हमारे पास m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये हो गया, ये हो जाएगा d1 r1 है ये, यानी कि पहले मास की पोजीशन में चेंज, दूसरे मास की पोजीशन में चेंज, m1 पहला मास जो है उसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, m2 दूसरे मास के पोजीशन में चेंज कितना हुआ। तो अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन खूबसूरत बनते हैं इस तरीके से कि हमारे पास एक मास है, दो मास है, हमारे पास ये 2 kg है, वही वाला हम देख लेते हैं 4 kg है, सही है। हाँ, अब हमने ये कह दिया कि सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं यहां पर है, हमने ये कहा कि इस वाले मास को, इस वाले 4 kg को हमने यहां से शिफ्ट कर दिया इधर टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट कर दिया कितने से, मान लीजिए 1 मीटर से शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसकी पोजीशन में जो चेंज आ गया वो 1 मीटर का आ गया, ये वाला मास है। अब उसने कह दिया कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, उसी पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास है, सोचिए उसी पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास है। हमने क्या किया कि 4 kg के मास को 1 मीटर से खिसका दिया इधर लेफ्ट, सॉरी राइट में खिसका दिया, तो अब ये पूछेगा हाउ मच डिस्टेंस द मास ऑफ 2 kg must be, how much distance, कितनी डिस्टेंस, द मास ऑफ 2 kg must be shifted to remain COM unchanged, सही, थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ मास अनचेंज रह जाता है, रिमेन सेम कर लो, टू रिमेन सेम, क्या सेंटर ऑफ मास सेम कर लिया, सेंटर ऑफ मास को सेम कर लिया, सेंटर ऑफ मास हमारा सेम है, इसको 1 मीटर से हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये पूछा है 2 kg मास को किधर शिफ्ट करें और कितना शिफ्ट करें। तो हमारे पास एक इक्वेशन है भाई, सेंटर ऑफ मास सेम रह रहा है, तो डी आर सी ओ एम 0 है हमारे पास, दूसरा वाला यूज करते हैं, डी आर सी ओ एम हमारे पास 0 है, तो हमने ये इक्वेशन निकाली थी m1 dr1 प्लस m2 dr2 0, मास m1, इस वाले मास को कितना खिसकाना है, ये 2 kg है, dr1 यही तो निकालना है कितना खिसकाना है, m2 है हमारे पास 4 kg, r2 कितना खिसकाया हमने 1 मीटर खिसकाया है, ओके 1 मीटर खिसका दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 dr1, इधर ले जाओगे 4 -4, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dr1 -2 मीटर, यानी कि देखो इसको 1 मीटर इधर खिसका रहे हो, तो माइनस साइन का मतलब है कि इस वाले को 2 मीटर इधर खिसकाओगे, 2 मीटर इधर खिसकाओगे, तो ये कहीं यहां खिसक के आ जाएगा, यहां से ये 2 मीटर इधर चला जाएगा, यानी कि ये 2 मीटर मूव करेगा, मूव टू लेफ्ट की तरफ 2 मीटर मूव कर जाएगा, 2 मीटर मूव कर जाएगा। तो ये माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कि भाई हमने इधर लिया पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव लेंगे, ऑब्वियसली बात है, सही। तो अब ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है आपको, फॉर्मूला याद रहता है ये वाला m1 r1 m2 r2, ये फॉर्मूला याद रहता है आपको, मान लीजिए m2 r2, तो इस तरीके से
इससे भी निकाल सकते हैं। m1 क्या है 2, r1 निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है। ये किसका, हम इसमें चेंज मान के चल रहे हैं कि भाई इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि इसमें कितना चेंज आया। मान लीजिए ये 4 है और इसको हमने 1 मीटर खिसका दिया, यहाँ से r1 निकल गया आपका 2 मीटर। अब 2 मीटर, अब यहाँ से 2 मीटर तो निकल गया। अब यहाँ से ये तो बता नहीं रहा है कि भाई आपने किधर लेफ्ट में खिसकाया राइट में खिसकाया। ओके, लेफ्ट में खिसकाया या राइट में खिसकाया, तो यहां से ये वैल्यू मालूम नहीं पड़ रही है। यहां से आपको मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे कितना खिसकाया, लेकिन डायरेक्शन आप प्रॉपर जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसी से मालूम कर पाओगे कि भाई किस तरीके। तो इसको, ये मोर इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है। उसको लगा सकते हो लेकिन उससे मैग्नीट्यूड आप चेक कर पाओगे। यदि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ये काफी अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखो अब सीओएम सेम है, हमने इसको सेंटर ऑफ मास को इधर खिसकाया है, इधर खिसकाया है, तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसकने की कोशिश कर रहा होगा। भाई सेंटर ऑफ मास किधर जाता है, बड़े वाले मास के पास जाने की कोशिश करता है। अब हम मास सेंटर ऑफ मास को यहीं रख रहे हैं, हमने ये बड़ा वाला मास इधर खिसका दिया, तो हमारा छोटा वाला मास इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सेंटर ऑफ मास इधर खिसकाने की कोशिश करेगा ना। ये जितना इधर जाएगा तो ये थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींचेगा ना। हमेशा कोई भी मास है वो अपनी तरफ तो खींचेगा ही, अपनी तरफ तो खींचेगा ही। तो इसने क्या कह दिया कि भाई ये 4 kg वाला 1 मीटर इधर चला गया, तो सेंटर ऑफ मास इधर जाना चाह रहा होगा। सोचिए समझिए, हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास उस तरफ ज्यादा होता है जिस तरफ मास ज्यादा होता है, मास के करीब होता है। जितना ज्यादा मास उसके करीब होगा आपका सेंटर ऑफ मास। समझो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। मान लीजिए बड़ा वाला मास है, कोई बड़ा मास है, तो उसके पास में होगा आपका सेंटर ऑफ मास। मैं यही तो कह रहा हूं। यहां हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 4 kg, ये 2 kg है, 4 kg इसके पास में है। हमने 4 kg को और इधर खिसका दिया 1 मीटर, तो ये जो 4 kg है ना, ये सेंटर ऑफ मास को अपने पास लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले मास के पास ही आता है सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास इसके पास आने की कोशिश करेगा। अब ये कह रहा है भाई हम भी तो है ना, सेंटर ऑफ मास को सेम रखना है, तो ये पीछे हट जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास फिर से यहीं आ जाएगा। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास को सेम पैरामीटर पर रखना है। यदि इसको इधर कर रहे हो तो इसको इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा। सही है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दो, 2 मीटर आ गया। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि भाई हमने 4 मीटर इधर किया, तो मैं 2 मीटर इधर किया, लेफ्ट में किया, लेफ्ट में किया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो तो ये ऑब्जर्वेशन ही काम आती है। आप सारी चीजें नहीं करते, पर आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए, दोनों चीजें पता होना चाहिए। यदि किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, यहां से नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप मान लो इधर पॉजिटिव ले रहे हो, यदि नेगेटिव आया है तो इधर आ जाएगा। सही है, बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। देखो हमने आज क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास देख लिया। भाई सेंटर ऑफ मास की हेल्प हम क्यों लेते हैं, क्यों यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास को? क्योंकि चीजें आसान हो जाती है, मोशन को हम एनालाइज करना तो आसान हो जाता है। किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं सिस्टम का, 2 मास सिस्टम, 3 मास सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हमने देख लिया। अब अगली वीडियो में, आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आप काफी लेंथ हो गई वीडियो की। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे रॉड हो गई, उसका मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। ओके, ये तो हमने पॉइंट मास देख लिया, पॉइंट मास यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब देखेंगे कॉन्टिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, चलो जब तक पढ़ते रहिए और रिपब्लिक की थोड़ी खुशियां मनाइए, थोड़ा सा उड़ाइए रन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।